नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 18 अप्रैल 2018 बुधवार। मैं हूं करदम रावल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13 मई 2018 को हमारा वीडियो कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस के पूरे वीडियो कोर्स मटेरियल के साथ दिए जा रहे हैं सिर्फ 4999। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो भी लोग 13 मई 2018 से पहले रजिस्टर करवाते हैं उन लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको info@upscis एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको फ्री मंथली करंट अफेयर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.upscisexam.com पे जाके सारी डिटेल्स और करंट अफेयर्स फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो रोड मैप है वो किस तरह से है। मैनेजिंग एन इलेक्शन, द न्यू साउथ एशिया, क्लेमर फॉर डेथ ऑन हैंगिंग रेपिस्ट ऑफ माइनर, उसके बाद आपको मिलेगा फन फैक्ट, उसके बाद हम पूरे के पूरे जो 3 आर्टिकल यहाँ पे है दिए गए उसके ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और अंत में आपको मिलेगी वोकैबुलरी जो आपकी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। पहला जो आर्टिकल आया है, मिस्टर रॉड्रिक ने ये कहा है कि मैनेजिंग एन इलेक्शन, तो ये पूरा कर्नाटका के पॉलिटिक्स के ऊपर आर्टिकल है कि अभी जो कर्नाटका में इलेक्शंस होने वाले हैं तो इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या एजेंडा रहने वाला है, तो इसके ऊपर हम कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। इसके बाद का जो आर्टिकल है वो कुछ इस तरह से है, द न्यू साउथ एशिया, तो यहाँ पे जो साउथ एशियन रीजन है, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, तो उन कंट्रीज के साथ इंडिया के किस तरह के रिलेशंस है। 2014 से जैसे नई गवर्नमेंट आई है तो उसके क्या एजेंडा रहे थे और 2019 में अब जो इलेक्शन होने वाले हैं तो अभी क्या एजेंडा है, और हमने कितनी जगहों पे कुछ इमेज एस्टैब्लिश की है और हमारी तरह चाइना ने किस तरह से अपनी इमेज अपने नेबर्स के आसपास की है। मोदी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उनको डेवलप करने के लिए। ये जो आर्टिकल है वो हमारे जनरल स्टडीज के पेपर 2 के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये आर्टिकल हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसके बाद का जो आर्टिकल है वो है चेजिंग द मॉनसून। अभी कल का जो आर्टिकल था जिसके अंदर आया द हिंदू के अंदर आया था कि IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने ऐसा प्रिडिक्शन दिया है कि इस साल जो रेन्स होने वाले वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। 100% अगर रेन की डिमांड रहती है तो उनमें से 97% की प्रोबेबिलिटी है इस साल के रेन की। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है और यहाँ पे थोड़ी फार्मर्स रिलेटेड डिस्कशंस हुई है, तो ये हमारे जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो यहाँ क्लेमर फॉर डेथ, तो जो अभी जम्मू कश्मीर में कथुआ में जो हुआ है तो वहाँ पे अभी उसके रिलेटेड जो पॉलिटिकली अलग अलग मिनिस्ट्रीज क्या कहती है, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी का क्या वर्डिक है। इसके अलावा क्या लॉ के अंदर अमेंडमेंट की डिमांड की गई है। जो पिछले भारत के चीफ जस्टिस थे जयेश शर्मा, उन्होंने क्या कहा था इसके ऊपर, तो ये आर्टिकल उसके ऊपर बेस्ड है। जो ये हमारे जनरल स्टडीज के पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स अगर किसी गर्ल का रेप होता है तो उसके लिए क्या पेनल्टीज होनी चाहिए और लॉज कितने स्ट्रिक्ट करने चाहिए, कितने लॉज को हमें टाइटन करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर ये आर्टिकल है, ये हम इसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर करेंगे डिटेल के साथ। तो दोस्तों पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फन फैक्ट जो हमने पिछले एडिटोरियल में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 50 लिस्बन ट्रीटी के कनेक्शन में क्या एक्सप्लेनेशन देता है। तो आर्टिकल जो 50 है वो लिस्बन ट्रीटी के मैकेनिज्म और प्रोसीजर को छोड़ने के लिए आर्टिकल 50 की सहायता ली जाती है। अगर यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आपने लिस्बन ट्रीटी को साइन किया है तो उसे अगर आपको विड्रॉ करनी है अपनी सिग्नेचर, अपनी मेंबरशिप, तो वहां पे आर्टिकल 50 के दम के ऊपर आप वहां से लीव कर सकते हैं। इसके अलावा जो फन फैक्ट आपके लिए हम लेके आए हैं थोड़ा क्वाड रिलेटेड है। क्वाड एक 4 नेशन ने बनाया हुआ एक ग्रुप है जो इंडिया, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया को साथ में रख के ये ग्रुप बनाता है। अभी हाल ही में इसकी एक मीटिंग हुई थी मनीला के अंदर, वहां पे डिस्कशन हुई थी ओपन एंड इंक्लूसिव रीजनल विजन एंड एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन पर, वहां पे सारी डिस्कशन हुई थी। इसके अलावा जो हम आपके लिए आज फन फैक्ट के साथ जो क्वेश्चन लेके आते हैं रोज की तरह, उसके लिए हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरो एशियन डेजर्ट बेल्ट।
तो इसके पीछे जो मेन रीजन था इसके फॉर्मेशन के लिए वो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। आपका आंसर अगर सही रहा तो हम आपका आंसर फन फैक्ट वाली स्लाइड के अंदर यहाँ पे आंसर के साथ आपका नाम डिस्प्ले जरूर करेंगे। और इसके बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत और जानकारी हो तो जरूर बताएं, ताकि व्यूअर्स को और कमेंट सेक्शन पढ़ने वालों को अपनी नॉलेज में कुछ इजाफा प्राप्त हो सके। तो जो आर्टिकल है द न्यू साउथ एशिया, ये आर्टिकल क्या कहता है और क्या है कि 2014 में जब नई सरकार आई थी, मोदी गवर्नमेंट, एनडीए के द्वारा लेड की गई मोदी गवर्नमेंट, तो वहां पे उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया था। तो इंटरनेशनल रिलेशन में अभी क्या देखने को मिला, एक पॉजिटिव साइड अभी देखने को मिली है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली भारत आए थे, और वहां पे जब वो कैंपेन कर रहे थे, इलेक्शन बेस्ड कैंपेन, तो उन्होंने तब एंटी इंडियन एजेंडा वर्कआउट किया था। लेकिन अभी दिल्ली आए, दिल्ली से गए, अभी एक ऐसी ओपन इनविटेशन भी दे के गए हैं कि आप नरेंद्र मोदी भी नेपाल जा सकते हैं, और वहां पे जो चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये रिलेशन में सुधार देखने को मिलेगा। तो अभी एक नेबरहुड फर्स्ट वाली जो पॉलिसी है, मोदी गवर्नमेंट ने जब 2014 में आए थे, तो उस चीज को एक नया रूप देने की काफी जरूरत है। ये आर्टिकल उस चीज के ऊपर बेस्ड है कि जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उसने प्रॉमिस किया था कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे अपने करीबी नेबर्स के साथ। उसके अंदर हमने देखा कि श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस में सुधार आए, बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन में सुधार आए, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन, और हाल ही में नेपाल के साथ हमारे रिलेशन में काफी सुधार आए, और इंडिया को एक अटेंशन भी मिल रहा है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में। एक मालदीव ही ऐसा कंट्री है जो इंडिया को एक तरह से बॉयकॉट कर रहा है, हमारे साथ कोई पॉजिटिव ट्रीटी वगैरह, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हमारे साथ नहीं, चाइना के साथ कर रहा है। बाकी जो देश है उसके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन हमें इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस लाना है और क्या जरूरत है, और चाइना का इंटरवेंशन से हमें क्या इफेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर ये बेस्ड आर्टिकल है। तो जो बिगिनिंग में अंदर जो मोदी गवर्नमेंट ने वर्क किया कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ हमने किस तरह से वर्क किया, तो उसके अंदर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। लेकिन श्रीलंका की जो पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है उसके अंदर इंडिया ने काफी अफेक्ट हुई है इंडिया। इसके अलावा मालदीव्स ने हमें कहीं पर भी अपना नहीं समझा है। इसके अलावा वहाँ पे हमारा इंटरवेंशन काफ़ी डिमिनिश रहा और हमारी बात भी नहीं रखी जाती है। इसके अलावा नेपाल में भी क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है हिंदुस्तान को लेके। इसके अलावा जो एक छोटा सा देश है साइचील, उसके पास से हमें एक टापू खरीदना है ताकि हम वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस सेटअप कर सके, लेकिन वहाँ पे भी हमसे आगे जाके चाइना ने हाथ मार लिया और चाइना वहाँ पे अपना एस्टैब्लिशमेंट कर रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें हमारा जो कनेक्शन है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, हमारी जो ग्रिप है नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो कम होती जा रही है। और ऐसा भी कह रहा है यहाँ पे राइटर ने ये भी कहा है कि भाई हमारा जो नेबरिंग नेशंस के साथ रिलेशन है वो किसी भी समय पे कोई गोल्डन एज थी ही नहीं, हमारे पास कोई ऐसा वक्त ही नहीं था। इवन अभी साउथ एशिया के अंदर हम अपनी ग्रिप रिड्यूस कर रहे हैं और इंडियन ओशन के ऊपर भी हमारी पकड़ कम होती जा रही है। इसके अलावा जो जोग्राफिकली अगर हम देखें तो कनेक्टिविटी भी दूसरे देशों के साथ काफ़ी तरह से कम होती नज़र आ रही है, जो न्यू दिल्ली को सबसे ज़्यादा फोकस में रखते देखना चाहिए। तो जैसे कि हमें देखें कि अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर कोई है तो वो है चाइना। तो चाइना ने जो साउथ एशियन रीजन के अंदर जो अपना दबदबा कायम किया है, जिससे कि क्या हुआ है छोटे से छोटे नेबरिंग कंट्रीज को भी चाइना से बेनिफिट मिला है। चाइना क्या करता है, कोई भी नेशन के साथ अगर रिलेशंस सुधारने हैं या हाथ बढ़ाना है तो वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देता है ताकि वहाँ के लोगों को और वहाँ की गवर्नमेंट को वहाँ पे पैसा मिल जाता है, और ये चीज़ इंडिया नहीं कर पा रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि जब कभी कोई भी छोटा नेशन हो, जैसे कि आप बात कर लें मालदीव्स, तो मालदीव्स के पास बहुत ही लिमिटेड लैंड और लिमिटेड पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो अगर चाइना और इंडिया दो ऐसे नेशन हैं जिनमें से एक को उन्हें चूज करना है, तो इंडिया और चाइना में से वो उन्हीं को चूज करेगा जिससे उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ से दिखाई ये दे रहा है कि जो सारे के सारे नेशंस हैं हमारे नेबर्स के, तो नेबरिंग कंट्रीज के अंदर सभी नेशन चाइना की ओर ज्यादा झुक रहे हैं क्योंकि उनको चाइना से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और जो एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स है वो हमारे जो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज है उसमें काफी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। और हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल कंडीशन है साउथ एशियन स्टेट्स के आसपास के रीजन की, जैसे कि श्रीलंका और मालदीव में दोनों में इमरजेंसी लगी थी, पाकिस्तान के साथ हमारे काफी सालों से कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस रहे हैं, चाइना और इंडिया की बनती नहीं है, बांग्लादेश के अंदर हाल की जो
सरकार है वो इंडिया को सपोर्ट करती है, प्रो इंडियन है, लेकिन उससे पहले भी देखा गया है और आने वाली सरकार भी शायद इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करती ना हो। इवन नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं थे, तो हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल रिलेशंस भी है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो भी फ्रजाइल कंडीशन के अंदर है, काफ़ी सुषुप्त है। इसके अलावा हमें पूरे साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे प्रचलित अगर कोई बात है तो वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के टेंशन की बात। इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच की जो पॉलिसी है वो भी एक ऐसी ही चीज़ है। इवन इंडिया को चाइना से ये भी तकलीफ और दिक्कत है कि जब पाकिस्तान को चाइना बहुत मदद करता है, ये भी हमें एक प्रॉब्लम है। इवन जो घुसपैठ होती रहती है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंशियल रीजन के आसपास के अंदर के एरिया में कि चाइना वहाँ से इंडिया के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, इवन हमारे लैंड को एक्वायर कर रहा है, तो ये भी एक रीजन है। जो ऑन द बॉर्डर्स अनऑफिशियल फायरिंग्स होती है इंडिया और पाकिस्तान के साथ, ये भी एक रीजन है। तो यहाँ पर भी हमारी कोई पीसफुल एक्टिविटी नहीं, हमें हमारे एंड से भी अगर पीसफुल एक्टिविटीज की शुरुआत की जाए तो भी हमारे जो अपोजिट नेशन है वो हमारे साथ नॉर्मल रिलेशंस रखने की विलिंगनेस नहीं रखते हैं। और अगर इस चीज में अगर सुधार लाना है तो एक हमें इंडिया को एक नए तरीके से कुछ नया इमेजिन करके एक स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल प्लान लाना है और न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस हमें लानी है जिससे हमारे नेबर्स के साथ हमें एंगेज हो सके। इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशन हम लाए उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि हमें और हमारे नेबरिंग कंट्रीज को दोनों को इस पॉलिसी, इस स्ट्रेटेजी से दोनों को फ़ायदा मिले। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल है वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज और इंटरनेशनल रिलेशन को थोड़ा किस तरह से सुधारा जा सके इसके ऊपर ये आर्टिकल था। दूसरा जो आर्टिकल है वो है रेप केस के ऊपर। तो यहाँ पे ये आर्टिकल के अंदर जो बताया गया उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि हमारा जो पिछले भी हमने एडिटोरियल्स बनाए थे कि कठुआ के अंदर जो भी रेप केस हुए हैं कि छोटी सी बच्ची आसिफा बानू का रेप हो जाता है, उसको किडनैप करके वहाँ पे रेप कर देते हैं, फिर उसको पॉलिटिकली बैंड कर देते हैं पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए। हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स के तौर के ऊपर उस चीज़ को पेश किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे झूठे इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं, उन लोगों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, अक्यूज को भी। तो यहाँ पे क्या चीज़ सामने निकल के आई है कि भाई यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मेनका गांधी जी ये डिपार्टमेंट संभालती है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो हॉरिफिक सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं कि बहुत ही गंदी तरीके से रेप हो जाना या फिर रेप के दौरान या रेप के विक्टिम का इससे उनका डेथ हो जाना, तो इस तरह के जो हॉरिफिक सेक्सुअल क्राइम होते हैं तो उसके लिए एक जो बिल है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम लेबर ऑफेंस एक्ट 2002 जो दिल्ली का कांड हुआ था उसके बाद जो ये एक्ट आया था, तो उसके अंदर हमें अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस लाने की जरूरत है। तो मैक्सिमम पेनल्टी क्या रहेगी कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो अक्यूज्ड है उसको अगर वो 12 साल के कम उम्र की लड़की हो रेप केस के अंदर तो वहाँ पे सबसे मैक्सिमम पेनल्टी दी जानी चाहिए डेथ। तो ऐसी लास्टली अभी एक ऐसी घटना जो बहुत ही इंडिया के अंदर वायरल हुई थी वो थी 2013 के अंदर। इवन जो गैंग रेप थे और मर्डर हुआ था एक लड़की का दिल्ली के अंदर दिसंबर 2012 के समय के दौरान। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे हमारे पास्ट के JS वर्मा, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था जनवरी 2013 में एक रिपोर्ट के दौरान कि भाई डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए बल्कि उन्हें लाइफ सेंटेंस सुना देना चाहिए कि पूरी लाइफ के लिए वो इम्प्रिजन रहेंगे। तो इसके पीछे उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दिया था कि अगर सपोज आप इमेजिन करें कि ज़्यादातर जो रेप्स होते हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती है, या तो नेबर होते हैं या फिर फैमिली का ही कोई मेंबर होता है। तो अगर डेथ पेनल्टी आप रखेंगे तो विक्टिम की खुद की मृत्यु की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। सोचिए अगर एक इंसान अपने या तो नेबर का या फिर रिलेटिव का रेप करता है तो फिर वो सोचेगा कि अगर ये विक्टिम कहीं जाके ये चीज बोल देती है तो इससे होगा क्या कि ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड रेप मुझे तो फांसी होने ही वाली है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं जिससे कि ये जो विक्टिम है, ये जो लड़की है, वो किसी को बताए ही ना और मृत घोषित कर दी जाए। इसके अलावा द सोसाइटीज सिंस वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, हमारे नेशन की सोसाइटी आज भी मेल डोमिनेंस के ऊपर, चाहे हम कितना भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें लेकिन मैन डोमिनेंस के ऊपर चलती है। तो होगा क्या
कि अगर फैमिली को भी पता चलता है तो फैमिली क्या सोचेगी कि गलती सबसे होती है, हो गई, गुनाह हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात अगर पुलिस में, मीडिया में, सोसाइटी में अगर फैल गई कि रेप के कारण किसी की मृत्यु हो गई है या फिर रेप हो गया है, तो प्लीज इस चीज को हमें दबा देना चाहिए। घर की बात घर में रखते हैं। सोसाइटी, पुलिस, समाज, मीडिया को हमें बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी विक्टिम बच जाएगा और विक्टिम मर जाएगा या फिर सफर ज्यादा करेगा, और जो अक्यूज्ड है वो मर जाएगा, मरने से बच सकता है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो जस्टिस JS वर्मा है, उन्होंने ऐसा एक कमेंट दिया था कि रिपोर्ट के अंदर की डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की प्रोविजन को हमें लागू करना चाहिए। इसके अलावा रिसेंटली जो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा वगैरह स्टेट्स है, उनके अंदर भी ऐसी डिमांड दी गई है कि भाई आप पहले ये जो 12 साल से बिलो के माइनर्स होते हैं, अगर ऐसी लड़कियों के साथ रेप या फिर हॉरिफिक सेक्सुअल क्राइम्स केसेस दर्ज होते हैं, तो उन लोगों को भाई एक जल्दी प्रॉम्प्ट और जल्दी से ऐसा ही यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिले कोर्ट्स के द्वारा, और थोड़े स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशंस हो, को उनको डेथ पेनल्टी ही दी जाए। और इन चीज़ों को रोकने के लिए और एक बेंचमार्क सेटअप करने के लिए उनको हैंग करना काफ़ी ज़रूरी है, हैंग टिल डेथ। क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसे अवॉइडिंग डेथ पेनल्टीज कभी कभार ही सामने आते हैं, जैसे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस अगर हो तो इन्हीं केसों के अंदर ऐसा कुछ दिखा जाता है, जैसा कि लॉ कमीशन भी बताते हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल कि हमारे जो एक्ट है उसके अंदर हमें मॉडिफिकेशंस चाहिए कि 12 साल से भी कम समय की लड़की का अगर रेप होता है तो 6 महीने के अंदर उनको डेथ पेनल्टी दी जाए। सारे के सारी केसेस को साइड में रखें, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें, और जो सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करने वाले हैवान है उनके लिए कुछ बेंचमार्क सेट किए जाए। तो ये था पूरा आर्टिकल। तीसरा जो आर्टिकल है उसके ऊपर हम नजर डालते हैं, मानसून के ऊपर। ये जो आर्टिकल है, कल का जो न्यूज़पेपर था जिसके अंदर IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक फोरकास्ट दिया था कि जो इस साल का जो मानसून रहेगा जून से लेकर सितंबर के टाइम पीरियड के अंदर, तो उसके अंदर समर के बाद जाने से जो रेनफॉल मिलेगा वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 97% प्रिडिक्टेड रेनफॉल होने वाला है। और अगर हम पिछले 50 सालों में देखें तो एवरेज रेनफॉल हो रहा है हिंदुस्तान में, एवरेज इट्स 89 सेंटीमीटर। और पिछले 3 सालों में अगर देखा जाए तो जो आउटपुट भी है वैरायटी ऑफ क्रॉप के अंदर, उसके अंदर भी हमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे कि जो फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम के अंदर एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। इवन सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, हायर रिटर्न्स उनको मिले, इसके लिए वो एक चीज़ लेके आया है जिसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म, जिससे कि उनको एक एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही में देखने को मिला था। अभी यहाँ पे बात ये हो रही है कि गवर्नमेंट जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म के अंतर्गत, वो ज़्यादातर दे रहे हैं सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर, राइस एंड व्हीट के ऊपर। तो यहाँ पे IMD ने एक डिसीजन दिया है कि भाई जो सेंट्रल और जो नॉर्दर्न रीजन है इंडिया के यहाँ, वहाँ पे तो फार्मर्स की कंडीशन अच्छी है और जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म चैलेंज गवर्नमेंट के पास वो है कि रेनफॉल जो इंडिया के अंदर होता है उसके अंदर जो मिलियन मिलीमीटर्स के जो क्यूबिक एरियाज के अंदर हमारा पानी यहाँ से बह जाता है, तो हमें इसको हार्वेस्ट करने के लिए कुछ तरीके अपनाने चाहिए। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन है, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मिलियन लीटर्स वाटर वहाँ से एक तरह से फ्लो आउट हो जाता है, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा फोकस करना है। इसके अलावा जो हमारी ग्राउंड वाटर चार्जिंग पैटर्न है उसके लिए हमें कुछ मास्टर प्लान्स बनाने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको साइंटिफिकली और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवाना चाहिए थ्रू द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और उसके लिए अगर चाहिए तो फंड्स भी आप प्रोवाइड कीजिए कि रिचार्ज स्ट्रक्चर जो है हमारे देश के अंदर ग्राउंड वाटर का वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो। तो जिससे होगा क्या कि जो फार्मर्स है सिर्फ एक ही चीज़ वीट और राइस को कनेक्ट करते हुए प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने का भी मौका मिलेगा। तो अगर प्रोविजंस में थोड़ा सा सुधार आता है, इक्विपमेंट अच्छी तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं, जो फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, जो वाटर रिक्वायरमेंट है, जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ये भी अगर दी जाएगी तो फार्मर्स कुछ नया भी ग्रो करेंगे। अगर
जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म है उसमें राइस और व्हीट के अलावा दूसरी अलग चीज भी प्रोवाइड की जाए, और पानी की जो कंजम्पशन नीड है उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लाने की काफी जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है आर्टिकल के अंदर, कॉटन की बात की गई है। इंडिया के अंदर अगर हमें कॉटन प्रोड्यूस करना है तो हमें 8264 क्यूबिक मीटर्स पानी की जरूरत है, जैसे कि अगर इसी चीज को चाइना में प्रोड्यूस करना हो तो 1419 क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी है कि इंडिया जो है वो जोग्राफिकली उस जगह पे पड़ता है जहाँ के अंदर जो सूर्य की किरणें हैं वो ज़्यादा तेज़ होती है और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू चाइना। तो थोड़ा सा नंबर में यहाँ फ्लक्चुएशंस हम बेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स हम ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू चाइना। तो इस चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ डबल भी होती है हमारा जो चाइना से हमारा नंबर क्यूबिक मीटर पानी कंजम्पशन के अंदर, तो भी ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन वी आर कंज्यूमिंग 6 to 7 टाइम्स मोर वाटर वाइल ग्रोइंग द सेम थिंग। जस्ट नेशन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज चेंज हो रहा है और ग्राउंड वाटर लेवल की यहाँ पे बात हो रही है। तो इस चीज़ को अगर सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जाए तो ये सबसे बेहतर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि 1950 से लेकर हमारा जो मानसून है वो कंसिस्टेंटली रेनफॉल है वो इम्प्रूव हुआ है। और अगर उसके भी स्पेसिफिक अगर देखा जाए कि 2002 से मानसून है वो बेहतर है, लेकिन 2002 से जो नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिली है सबसे ज़्यादा, तो वो है हायर लैंड टेम्परेचर एंड कूलर ओशन। तो ये चीज़ है जो एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। और यहाँ पे जो अगर गुड मानसून रहेगा, मानसून अच्छा जाएगा, तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन जो होगा वो जीडीपी के अंदर बेहतर रहेगा। क्योंकि देखने को मिलता है कि जो ड्रॉट के समय होते हैं उस समय पे जीडीपी के अंदर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत ये है कि इन्वेस्ट करें हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। मानसून से एडवांटेज जो मिलते हैं उसके अलावा भी गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करे। जो फर्टिलाइजर्स है उसमें कई तरह के फर्टिलाइजर्स इस तरह से होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रांट मिलती है जैसे कि यूरिया वगैरह, लेकिन कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे भी है जिसकी रिक्वायरमेंट भी है और उसके ऊपर कोई ग्रांट भी नहीं मिलती। तो आप फार्मर्स और उनकी कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए, और ऐसी कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स और ऐसी एक्टिविटीज़ है जो गवर्नमेंट कर सकती है जिससे कि फार्मर्स को बेनिफिट मिले। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सिर्फ राइस और व्हीट को हटा के ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के ऊपर रखे, जिससे कि फार्मर्स को बेनिफिट और बोनस दोनों मिले, और जिससे होगा क्या कि हमारी जीडीपी के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। ये सारा आर्टिकल मॉनसून और गवर्नमेंट और जीडीपी के बेस था जो हमारे जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा आज का डिस्कशन। तो आज की वोकैबुलरीज हम देख लेते हैं कि कुछ वर्ड्स हम आपके लिए लेके आए, जैसे कि रैम्पेंट जिसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड, रॉट माने मैकेनिकली, बोगस माने फेक, अनस्नैच्ड मानी अनहार्म्ड, ट्रेजरी दैट इज बैंक, एंड एलर्जी लैग दैट इज डिले। तो ये जो वर्ड्स है ये आपके राइटिंग स्किल्स को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इथोस जो है वो आइडियोलॉजी है। तो इन वर्ड्स को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके सारे नोट डाउन्स अपनी नोट्स के अंदर कर सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों 13 में अर्ली बर्ड डिस्काउंट उन लोगों को दिया जाएगा जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा। करंट अफेयर्स भी आपको हमारी वेबसाइट से फ्री में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें ताकि वो सबसे कम समय में नॉलेज एक्वायर कर सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे पूछे गए क्वेश्चन का भी आप आंसर दे। सही रहा तो हम आपकी फन फैक्ट वाली स्लाइड में आपका नाम इंक्लूड जरूर करेंगे। अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में इंफॉर्म कीजिए और उनको बताइए कि बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि बेल आइकन क्लिक करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन अपलोड होने वाले वीडियोस की उन लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। जय हिंद, भारत माता की जय।